Good morning students. I am चंचला सिंह, हिंदी टीचर ऑफ रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल। मैं 9th क्लास की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 दो बैलों की कथा, प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा मैं पढ़ाने जा रही हूँ। मैं कहानी पढ़ाने से पहले थोड़ा लेखक परिचय देना चाहूंगी, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी सम्राट के महान उपन्यासकार थे। उनका जन्म बनारस के लम्ही ग्राम में 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। बचपन में ही माता पिता के देहांत हो जाने के कारण उनका जीवन अभावों में बीता। इस कारण उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी और वह ज्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाए। मात्र BA तक पढ़ने के बाद में उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। लेकिन जब गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन जब छेड़ा तो उसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उसके बाद से उन्होंने अपनी शिक्षा विभाग की नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद वह स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य से जुड़ गए। उनके बहुत सारे उपन्यास हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यासों की रचना की, जिसमें गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, ये सारे और भी बहुत सारे उपन्यास है जिनकी उन्होंने रचना की। वे उनके लेखन का विषय सामाजिक परिवर्तन था। वह समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और मुख्य रूप से मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा, उसके बाद दलित वर्गों के पर शोषण, इन सब ये सारे कार्य जो थे वे इन सब चीजों में परिवर्तन लाना चाहते। उनका कहना था कि लेखन के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन एक सशक्त परिवर्तन हो सकता है। समाज में परिवर्तन लाना एक सशक्त परिवर्तन हो सकता है। उन्होंने अपनी कहानी में बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया है और कहीं कहीं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। उनकी कहानी ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। इसके बाद मैं आप लोगों को अब दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इस कहानी को मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस कहानी में जैसे पाठ की रूपरेखा बता देती हूँ कि इस कहानी में हीरा और मोती नाम के दो बैल है और कहानी जो है उनकी इर्द गिर्द घूमती है। दोनों बैल जो है किस तरह से अपनी आजादी पाने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कितने अत्याचार सहन करते हैं। यह कहानी आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई कहानी, क्योंकि उस समय हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, इसलिए यह कहानी भी आजादी की लड़ाई से जुड़ी हुई है। जिस तरह से भारतवासी अपनी आजादी के लिए कितने अत्याचार सहन किए, लेकिन अंत में वह अंग्रेजों से मुक्त हो गए, उसी तरह हीरा मोती का जीवन जो था वह इतने सारे अत्याचार सहने के बाद भी वह अपने उन अत्याचारों से हर समय वह मुक्त होने की कोशिश करता रहता था। इस कहानी में लेखक ने गधे को सबसे बुद्धिहीन जानवर बताया है। बुद्धिहीन, उसे मूर्ख भी कहा गया है, बेवकूफ भी कहा गया है और गधे की तुलना भारतवासी से की गई है, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतवासी विदेशों में जाकर या अपने देश में वह सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण किसी भी चीज की परवाह नहीं करते हुए वह हर तरह से अत्याचार को सहन करते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में किसी तरह का कोई हर परिस्थिति को वह सहन कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार गधा भी सुख दुख हानि लाभ किसी भी परिस्थिति में वह बिल्कुल सामान्य ही बना रहता है। उसे खाने के लिए कभी सूखा भूसा मिले या सड़ी गली चीजें भी उसे सामने में अगर दे दिया जाता है, फिर भी उसके चेहरे पर असंतोष की भाव दिखाई नहीं देती। लेकिन लेखक का कहना है कि गधा जो है वह बेवकूफ नहीं, मूर्ख नहीं, उसकी तुलना ऋषि मुनियों से की गई है। ऋषि मुनियों से इसलिए की गई है कि ऋषि मुनि जो होते हैं वह किसी भी परिस्थिति में धूप जाड़ा बरसात हर परिस्थिति में वह सामान्य रूप से ही बने होते हैं। इसलिए गधे की तुलना जो है वह ऋषि मुनियों से की गई है और हमारे भारतवासी की तुलना गधे से की गई है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर देखा जाए तो विदेश में भी हमारे भारतवासी जो है वह जाते हैं, वहां पर उन पर इतने सारे अत्याचार होते हैं, लेकिन फिर भी वह चुपचाप सहन कर लेते हैं। अब आगे मैं इस पाठ की और कहानी जो है मैं उसे संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। हीरा और मोती। हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं जो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। उनका मालिक झूड़ी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता है। वह झूड़ी
अपने बैलों का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है, उसे अच्छा खाना देता है। और दोनों बैल जो है आपस में एक सच्चे मित्र हैं। दोनों बैल में यही चेष्टा होती है कि किसके कंधे पर ज्यादा भार पड़े। दोनों बैल यही चाहते हैं और दोनों बैल अपने मालिक के लिए जान देना चाहते हैं। दोनों बैल जब नाद में जब भूसा डाला जाता है खाने के लिए, तो दोनों एक साथ मुंह डालते हैं और एक साथ ही मुंह निकालते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि झूड़ी दोनों बैलों को अपने ससुराल गया के पास भेज देता है। गया के पास जाने के बाद में गया जो है उन बैलों पर बहुत अत्याचार करता है और उसे खाने के लिए सूखा भूसा देता है। और ये दोनों बैल अपने मालिक झूड़ी को छोड़कर उस बेगाने जगह पर वह नहीं जाना चाहते, उस अनजान जगह पर वह नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए गया के पास जाने पर ये दोनों अड़ियल हो जाते हैं। हीरा तो स्वभाव से बहुत ही धैर्यवान तथा सहनशील था, लेकिन मोती जो था वह थोड़ा अड़ियल था, उसे हर बात बात पर गुस्सा आता था। इस तरह से गया के घर में ये लोग वहां पर जाने के बाद सही ना खाना खा रहे थे और ना ही रह रहे थे। गया के बड़े भाई भैरव की एक बच्ची थी जिसकी माता जो थी वह मर चुकी थी। सौतेली माँ उस पर बहुत सारे अत्याचार करती थी और उस अत्याचार को वह सहन करती थी। उसी तरह से गया भी अपने बैलों पर अत्याचार करता था। हमेशा वह बैलों को मारता पीटता था और उस बच्ची पर भी वही अत्याचार होता था। इस चीज को देखकर वो बच्ची जो है, उस बच्ची की स्थिति और उस बैलों की स्थिति, दोनों स्थिति एक समान हो गई थी, जिसके कारण रात में जब सभी सो जाते थे तो वह बच्ची जो थी वह एक रोटी लेकर दोनों बैलों को खिला दिया करती थी। उस एक रोटी से दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उसकी आत्मा को तृप्ति मिलती थी, क्योंकि प्रेम से दिया हुआ एक रोटी भी उसके लिए बहुत था। उससे ही एक जो मतलब कि उससे उसकी आत्मा की आत्मा भी तृप्त हो जाती थी और प्रेम से वह गदगद भी हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह छोटी बच्ची ने दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और उसे वहां से भागने के लिए आजाद कर दिया। दोनों बैल उस बच्ची को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर ये दोनों भाग जाएंगे तो उस बच्ची को उसके पिता, उसकी माँ बहुत पीटेगी, बहुत मारेगी, जिसके कारण वह नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वह बच्ची ने रस्सी खोल दी और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल जो है वो भागा जा रहा है। ये देखकर दोनों बैल वहां से भाग गए। वहां से भागते हुए ये लोग बहुत दूर अनजान रास्ते से निकल गए, रास्ता भी भटक गए। एक मटर के खेत में आते हैं। मटर के खेत में आने के बाद ये लोग मतलब भर पेट, क्योंकि 2 दिनों से भूखे थे, भर पेट मटर खाते हैं। खाने के बाद जब बाहर निकलते हैं तब तक उधर से एक सार आता है और ये देखकर ये लोग पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन दोनों मित्र जो थे वह एक साथ उसे भगाने की चेष्टा करते हैं और दोनों मित्र एक साथ उस सार पर टूट पड़ते हैं। जो ये देखकर सार जो है वह भाग जाता है। उसके बाद ये लोग अपनी जीत की खुशी में बिल्कुल गदगद होकर फिर से दोबारा उस मटर के खेत में जाते हैं। और मटर का खेत जो था वह मतलब तुरंत अभी उसकी जुताई हुई थी, उसमें पानी भी था, जिसके कारण होता है कि जैसे ही मटर के खेत में ये लोग जाते हैं, हीरा तो बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन मोती अंदर जाकर मटर खाने लगता है। और खाने के बाद में जैसे ही उसका मालिक उधर से दौड़ाना शुरू करता है तो मोती क्या करता है कि भागने की चेष्टा करता है, लेकिन उसके पैर जो है उस कीचड़ में फंस जाने के कारण वह नहीं निकल पाता है और वो पकड़ा जाता है। जब मोती पकड़ा जाता तो हीरा भी यह देखकर, जब उसका मित्र पकड़ा गया तो यह देखकर हीरा वहां से नहीं भागता है। इसलिए नहीं भागता है क्योंकि दोनों में सच्ची मित्रता थी और यह सोचकर वो वहां से जाना नहीं चाहता था कि अगर वो वहां से भाग जाता है तो उसके मित्र को बहुत पिटाई होगी या फिर उसके साथ में मतलब कि बहुत सारी दुर्दशा हो सकती है। इसलिए वहां से नहीं भागता। दोनों बैल पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद में वह वहां से फिर से ले जाकर और उसे काजी हौस में बंद कर दिया जाता है। काजी हौस में बहुत सारे अनाथ जानवर थे जिसे बहुत दिनों से बंद करके रखा गया था, लेकिन भोजन नहीं दिया जाता था। खाने के लिए दिन भर में एक बार कभी सूखा भूसा जो था उनके सामने में डाल दिया जाता था।
इससे ज्यादा खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था। सभी जानवर 9-10 जानवर थे, सारे 9-10 जानवरों की पूरे शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही थी, इतने वे लोग दुर्बल हो चुके थे। ये सब देखकर ये दोनों भी उसमें बांध दिए जाते हैं। लेकिन काजी हौस का दीवार जो होता है वह कच्चा होता है, क्योंकि मिट्टी का बना दीवार होता है। मोटी रस्सी से बांध तो दिए जाते हैं, लेकिन मोती कहाँ मारने वाला था। वह जब रात में जब पहरेदार काजी हौस के दरवाजे को बंद करके जब वो चला जाता है, तो मोती जो है उस दीवार को आजमाने की कोशिश करता, अपने सींग से उस पर बार बार प्रहार करता। तो यह जब बार बार प्रहार करता तो देखता है कि दीवार से मिट्टियां जो है धीरे धीरे गिर रही। अब वह हीरा से कहता है कि अगर बार बार हम लोग दोनों मिलकर अगर इस दीवार पर प्रहार करते तो दीवार टूट जाएगा और ये जितने भी 9-10 जानवर हैं ये सब बच जाएंगे। अगर ये सभी बच गए तो हमें आशीर्वाद ही देंगे, सभी भाग जाएंगे। ऐसा करते हुए जब थोड़ी सी आवाज होती है, तब तक काजी हौस का मालिक आता है और हीरा को वह मोटी रस्सियों से और बांध देता है। अब हीरा तो मोटी रस्सी से बंध गया, लेकिन फिर भी दोनों मानते नहीं। फिर वह बंद करके चला जाता है। दोनों बैल एक साथ दीवार पर अपने सींग से प्रहार करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दीवार टूट जाता है। दीवार के टूटते ही जो बिल्कुल सारे जीव जो थे 9-10 जानवर बिल्कुल निर्जीव पड़े हुए थे, वे सभी उठकर खड़े हो जाते हैं और एक एक कर सारे जानवर निकलकर भाग जाते हैं। मोती भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा को मोटी रस्सियों से बांध देने के कारण हीरा की रस्सी नहीं टूटती है, जिसके कारण क्या होता है कि वह हीरा पकड़ा जाता है। जब हीरा पकड़ा जाता है तो मोती भी यह देखकर नहीं भागता है। दोनों बैल की बहुत पिटाई होती है, बहुत पिटाई होती है दोनों बैलों की। लेकिन उसके बाद अब ये दोनों बैल जो है इतनी पिटाई होती है कि अब और ना ही खाने को दिया जा रहा, ना पानी दिया जा रहा है। इन दोनों की स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद वे काजी हौस में मालिक जो थे उस पर बहुत अत्याचार करते। अब ये सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करें, लेकिन मोती इतना तो कहता है कि चलो 9-10 जानवर तो भाग गए, वे जहां भी जाएंगे वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमें ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर ईश्वर अगर हमारा साथ देंगे, वो हमें आशीर्वाद देंगे, ईश्वर हमारा साथ देंगे, तो हम लोग भी इसी तरह से आजाद हो जाएंगे। और यह देखते देखते हीरा की मोटी रस्सियां जो है बार बार वह चबाते चबाते उसे एकाएक वो भी तोड़ देता है। और जब उसकी नीलामी होने उसके दूसरे दिन हीरा और मोती को बाहर निकाला जाता है और उसकी नीलामी शुरू होती है। एक दरियल कसाई आता है जो उन लोगों पर बोली लगाता है और उसे खरीद कर ले जाना चाहता है। जब नीलामी होने लगती है तो दोनों तो खरीद कर लेते। अब ये लोग ये सोच लेते हैं कि अब ईश्वर पर से भरोसा भी इनका उठ जाता है और ये सोच लेते हैं कि अब हम लोगों की मौत जो है वह निश्चित है, अब हम लोगों की मृत्यु निश्चित, अब हम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वे लोग उस दरिया के साथ में कुछ दूर तक जाते हैं तो देखते हैं कि पशुओं का एक झुंड वहां पर चढ़ता हुआ नजर आता है। ये देखकर इन लोगों में भी थोड़ी सी उत्साह बढ़ती है। और उसके बाद ही फिर मोती जो है वह साहस नहीं खोता है और दरियल को क्या करता है, वह जोर से मारता है। और फिर उसके बाद रस्सी छुड़ाकर दोनों बैल भागते भागते अपने मालिक गया के घर पहुंच जाता है। और वही स्थान पर जहां गया उन लोगों को बांध कर रखता था, उसी जगह ये दोनों बैल भागते भागते अपने पुराने मालिक झूड़ी के घर पहुंच जाता है। झूड़ी के घर पहुंचता है, गांव के सारे बच्चे देखकर वह ताज्जुब हो जाते हैं और दरियल भी उसके पीछे पीछे जाता है। दरियल भी भागते हुए उसके पीछे पीछे जाकर जब झूड़ी के स्थान पर जब जाता है, झूड़ी यह देखकर अपने दोनों बैलों के सिर को सहलाने लगता है और उसकी मालकिन भी बहुत खुशी होकर जबकि वो इससे पहले जब गया के घर से भाग कर आया था तो मालकिन जो थी वह खाने के लिए भी नहीं देती थी और कहती थी कि तुम दोनों बैल नमक हराम हो गए हो, जो वहां पर मालिक के घर भेजने के बाद भी वहां से भागा। आज वही मालकिन दोनों के सिर को चूम रही है और सारे बच्चे, गांव के बच्चे ये देखकर, उन दोनों के साहस को देखकर वहां पर वे लोग ताली बजा रहे हैं, उनके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। दरियल बार बार कहता है ये मेरे बैल है, इसे हमने खरीदे हैं। लेकिन जब ये दोनों बैल को वहां पर झूड़ी का प्रेम देखकर झूड़ी जब उसे सहलाने लगता है तो इस बात के लिए पंचायत बैठती है। तो पंचायत कहती है कि ये किसका बैल है, ये कैसे पता चलेगा, ये तो
तभी पता चलेगा कि जब इसे वह बैल किसके पास जाना चाहता है। जब उसे बैल से ऐसा मतलब कि झूड़ी जब उसके पास में जब उसका सिर सहलाते हैं, तब बैल क्या करता है कि दोनों मतलब कि झूड़ी के पास से वो हटता नहीं और उस दरियल को मार के दूर तक भगा देता है, गांव के बाहर उसे भगा देता है, दौड़ाते दौड़ाते गांव के बाहर भगा देता है। ये देखकर सारे गांव वाले कहने लगते हैं कि यह बैल जो है झूड़ी का ही है। बच्चे उन दोनों बैलों की साहस को देखकर अपने अपने घर से कोई रोटी कोई भूसा कुछ लाता है, मतलब उनके पुरस्कार स्वरूप उन बच्चों वे सारे बच्चे गांव के बच्चे उन दोनों बैलों की साहस को देखकर उसे पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार में रोटी भूसा ये सभी खल्ली ये ला कर उन बैलों को खिलाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में दोनों बैल अपनी आजादी को पाने के लिए कितने कष्ट सहते हैं, कितने अत्याचार सहते हैं। इन सारे अत्याचार को सहते हुए भी उन्होंने अपनी आजादी पाने की लालसा को नहीं छोड़ा और अंत में वह उन सारे अत्याचारियों से मुक्त होकर और आजाद हो गए। यही खड़ा है, तो देखिए पहले कहीं कहीं